जो साइंस हमें बताता है उससे हम थोड़े परे जाते हैं। यानी सोल जैसा चुनती है कि मैं स्त्री रूप में आऊं तो मैं अपना काम ज्यादा बेटर कर सकूंगी, पुरुष रूप में हूं तो क्या करूंगी। वो जिसमें साइंस रहता है यानी विज्ञान है, जो सूक्ष्म जगत है उसकी शक्तियां हैं, और साथ ही में सूक्ष्मता है, और साथ ही में जो साइंस हमें बताता है उससे हम थोड़े परे जाते हैं। राइट। तो उनको हम जानेंगे और उनको हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे जो ब्रह्मांड है वो हमें अलग अलग जो हमारे तरीके हैं जो हमें पता भी नहीं लगते उसके रूप में हमारे सामने आता है। कैसे ऊर्जा बहती है, कैसे हमारी जो सोच है वो एक कहते हैं ना यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, कैसे वो उसका एक स्वरूप देती है। सब कुछ जैसे आपस में जुड़े हैं। ब्रह्मांड का सत्य यही है। चलिए आगे जानते हैं। तो ये जो आज का है हमारा एक ज्यादा कॉन्शियस हार्मोनियस पर्पसफुल लॉज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो लॉ, इनफैक्ट यूनिवर्सल लॉ से शुरू करेंगे तो कई सारे हैं, पर राजश्री जी ने एक बड़ा सुंदर सा बुक लिखा है, उसी का ये पार्ट है लॉ ऑफ जेस्टेशन एंड जेंडर, जो कि आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो वो शायद लास्ट लॉ आता है। पर अगर हम लोग एक बेबी के एक मदर के पॉइंट से, एक गर्भाधान के पॉइंट से देखते हैं तो पहला हमारा नियम बनता है कि जब आप गर्भ में बेबी है, जेस्टेशन है, यानी वो दौरान में बच्चा जो है वो गर्भ में है। और ये एक लॉ है जेंडर का। जेंडर यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, क्या है, मेल है फीमेल है। तो ये जो नियम है बड़ा सुंदर है कि जैसे इस पूरे जगत में जो कुछ भी बन रहा है उसमें दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं। मैस्कुलिन यानी जो पुरुष तत्व की ऊर्जाएं हैं, और फेमिनिन यानी स्त्री तत्व की ऊर्जा है। दोनों चीजों को मिलाकर ही हर चीज बनती है। हम इसीलिए शिव को भी अर्धनारीश्वर में देखते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं कि दोनों के बीच में एक बैलेंस है, बीइंग, डूइंग, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इससे क्या होता है, जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे जो अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो सही मायने में को क्रिएशन, हम लोग सभी क्या है, को क्रिएटर्स है। को क्रिएटर्स यानी क्रिएटर यानी सृजनकर्ता, बनाने वाला, और हम उसके साथ हम भी बना रहे हैं। तो सही मायने में हम क्या है, हम उसके साथ जुड़ पाते हैं। और इसमें जो एक और बहुत सुंदर नियम आता है कि हमें, जैसे अगर आप एक बेबी का देखेंगे तो बेबी में भी जेंडर का फॉर्मेशन, वो मेल है या फीमेल है, ये चौथे महीने ऑनवर्ड धीरे धीरे ये सारा डेवलप दिखने लगता है। उसके पहले बेबी एक पूरा दोनों ही उसका जैसे फॉर्म है, उसके अंदर वो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही है। हर चीज को किस रूप में वो लेगा। और अभी हमारा उसमें भी है, क्या नाम है, अंतरदर्शन चल रहा है पीएमसी हिंदी का, तो उसका भी एक टॉपिक है जिसमें कि हम लोग उसकी भी, मैं भी कर रही थी तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि उसमें है कि कैसे सोल जो है वो प्लानिंग करते हैं, और वो जो वूम है, माँ का गर्भ है, उस गर्भ में वो करीब तीसरे चौथे महीने में आते हैं, और उसके बाद आप देखिए उसका सेक्स या जेंडर डिसाइड होता है बेबी का। यानी सोल जैसा चुनती है कि मैं स्त्री रूप में आऊं तो मैं अपना काम ज्यादा बेटर कर सकूंगी, पुरुष रूप में हूं तो क्या करूंगी। इसीलिए तो ये सारा जो है, और इसमें अब अभी जो नियम है उसमें हम लोग पहले से बच्चे का क्या लिंग है हम ये नहीं जान सकते। तो और साथ ही में ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो बन रहा है, जो सृजन हो रहा है, उसमें समय लगता है। तो प्रेगनेंसी में एक बेबी को पूरा बनने में 9 महीने, कोई भी रिश्ता अगर है उसको भी आप तुरंत शादी करके ही सोचोगे कि एकदम जन्मों जन्मों का रिश्ता समझ आ जाएगा। हाँ, अगर पास्ट लाइफ में या आपके सोल कंट्रैक्ट में वैसा है तब तो बात अलग है। अदरवाइज समझने में, सबके तरीके समझने में, किसको क्या अच्छा लगता है, सब में थोड़ा समय लगता है, धैर्य चाहिए होता है। कोई भी चीज बनने में समय लगता है, कोई भी चीज आप चाहते हो। तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं उनको एक इस पूरे प्रोसेस में जो ये चल रहा है उसमें विश्वास करना चाहिए, और ना कि जल्दबाजी, पूरी तरह से स्वीकार करें। और सो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चे का वो चाहे मेल रूप में आ रहा है, फीमेल रूप में आ रहा है, आप उसके जेंडर को स्वीकार करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि कई बार इसको हम लोग अपने कल्चर के आधार पर सोच लेते हैं कि भाई ये तो मेरे तो लड़का चाहिए था, हमारा वंश आगे चलेगा, हमारे पितरों को जल देने वाला कोई बनेगा, ऐसे टाइप के बेटा होगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा टाइप का बहुत सारी बातें हम ऐसा सोच रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने केस में बता सकती हूँ कि मेरे दादाजी, जो मेरे पापा जब 14 साल के थे तब गुजर गए थे। पर जब मैं
अपने सोल रिलीज और अपने एंसेस्टर्स पे काम कर रही थी, और फिर मैंने कहा कि भाई मेरा हम लोगों का शायद हो गया है, मैं भी अभी मैं अपने परिवार जो हमारा विवाह जहाँ हुआ है वहां पर काम करना होगा, ऐसा सोच के मैं ध्यान करने बैठी थी। तो देखा भाई मेरे दादाजी सामने आ गए, और दादाजी ने बोला नहीं बेटा अभी हमारे इसमें काम रहता है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स के लाइन में काम रहता है। तो मैं तो वैसे ही, आपको थोड़ा पता होगा, जिनको थोड़ा पता है, मैं भरी बैठी थी कि भैया लड़कियां क्यों, बचपन से सुनती आ रही थी एक बेटा होता बेटा होता बेटा होता, मतलब अब पक्की बड़ी थी। तो दादाजी को देखते ही छूट एकदम फूट पड़ी मैं, क्यों, आपका है ना अपना पोता, दो दो पोते हैं, जाओ उनको उनको क्यों नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलना है, मैं तो दूसरे दूसरे कुल में ब्याही गई हूँ ना, फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तो ऐसे सर किया उन्होंने, और ये सब ध्यान में ही है। ऐसे सर के नहीं तुम ही करोगी, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने, पर उन्होंने क्या कहा तुम ही करोगी। तो ये सारी बातें जो हैं कि भाई लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये सब ये हमारी मैं कहूँगी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सोल की स्थिति और आप कितनी ध्यान करके कितना क्या करते हो उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये मत सोचें, क्योंकि जो बच्चा आपके पास आ रहा है, आप क्या हो, आप एक बहुत सुंदर एक बगीचे, मतलब एक गार्डनर कहते हैं वैसा होना चाहिए, जिससे कि आपका ये होना चाहिए कि जो जो सोल आ रहा है उसको आप एक बेस्ट दे सको। तो आप अगर आपका नहीं यही होना चाहिए, कितने मेरे पास केसेस आते हैं उनमें इतना ज्यादा इनर चाइल्ड हर्ट इसी बात पर बैठा होता, मेरा खुद का था कि भाई लड़का है लड़की है, लड़की है लड़का होना चाहिए। तो हम अगर इसमें धैर्य रखें और इस विश्वास पर रहें कि नहीं, जो बच्चा आ रहा है उसका अपना प्लानिंग है और वो प्लानिंग यूनिवर्स के प्लानिंग के अनुसार है, तो हम क्या कहें, मैं अपने अंदर से हम बोले मैं प्रकृति की गति पर, उसका जो तरीका है उस पर विश्वास करती हूँ, करता हूँ। मुझे जो बेस्ट चाहिए, जो होना है, उसको मैं अच्छे से लेने के लिए तैयार हूँ। ये बात हम बताएं। दूसरा अब आते हैं हम, वो है नियम, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसम्यूटेशन यानी एनर्जी कैसे परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, उसको समझें। तो ये एक बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम लोगों को जो बात याद रखनी है, जो याद दिलाने के लिए ये नियम क्या बताता है कि ऊर्जा जो है वो क्या है, एनर्जी का नियम क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये नियम है, यूनिवर्स का नियम है कि ऊर्जा को आप बदल नहीं सकते, मतलब उसको आप बदल सकते हो, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हो, उसको सिर्फ परिवर्तित कर सकते हो। तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे बहता है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। तो हमारे अंदर जो चल रही है ऊर्जा, उसको भी हम बदल सकते हैं, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। हम अगर बोले मेरी इमोशन में खत्म कर दूंगी, ये नहीं होगा। आप अपने इमोशन को बदल सकते हो। आप अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में अपने सैडनेस में, या कहें तो गिल्ट में, शेम में अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर कर सकते हो, जॉय में, करुणा में, लव में आप ला सकते हो। सब कुछ जितना भी आप देख रहे हो सब कुछ एनर्जी है, और जो आप सोच रहे हो वो आपके भाव बन जाता है। कितनी ही बार ऐसा रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर आपके किसी के कहने का, किसी का कुछ होने से आपको वो भाव आपके अंदर आता है। कोई सोच में इसने ऐसे मुझे कैसे कह दिया, वो कैसे हो गया, वो आपका इमोशन आ जाता है। और जो आप सोचते रहते हो, क्योंकि वो एनर्जी इमोशन है, वो आपके अंदर उस तरह के हार्मोन। अभी मेरा साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, और उसमें जैसे हम लोगों को सुनने को आता है कि भाई मुझे थायराइड है, या मुझे शुगर है, या कोई और जो जो हार्मोन्स की हम बातें करते हैं, पर उन सबके पीछे आपके अंदर कॉन्स्टेंटली क्या इमोशन चल रहा है, कौन सी बातें आपके अंदर चल रही, कौन सा बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। कोई भी चीज, इवन आपकी छोटी एक्सीडेंट भी ऐसे ही नहीं है, जो आपके अंदर चल रहा है वो चीज आपके सामने आ रही होती है, राइट। इस बात को अगर हम लोग समझ जाएं तो हम लोगों को ये बात की क्लैरिटी होगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राइट। तो इमोशंस जो है वो आपके हार्मोन में बदल जाते हैं, और फर्दर ये हार्मोन जो है वो आपका तो बायोलॉजी आपके अंदर तो परिवर्तन ला ही रहा है, आपकी जो सोच है वो बेबी में। जैसे मैं माँ के गर्भ में हूँ, मेरी माँ के अंदर चल रहा है, बड़ी, मेरा ये पहला बच्चा है, बड़ा तो बेटी होनी नहीं चाहिए, बड़ी तो बेटी होनी नहीं चाहिए, बड़ी बेटियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, बेटियों को तो कितनी देखो, तो मैं कितना कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, कितनी डिपेंडेंसी होती। और मैं देख रही हूँ कि मैं जब मैं जन्म लेकर मैं आ रही हूँ, मैं जब
देख रही हूँ कि दो जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, बस अभी बन रहा है, मैं इतनी एनर्जी, मैं इतनी खुश, अरे मैं आऊंगी, मैं ये भी करूंगी, इट वाज लाइक सुपर हैप्पी। लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में आ गई और ये सारी माँ की सोच आ रही है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं कैसे एकदम, अरे बाप रे नहीं, और मैं अंदर से बोल रही हूँ, मम्मी मम्मी मैं आप जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा होगा, मैं आपका बेटा बन के रहूंगी। अभी क्या हुआ, जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरा पर्पस है, वो अब ताक में। अब क्या हो गया, माँ के हिसाब से मुझे होना है, माँ को मुझे खुश करना है। तो अब क्या हुआ, जो माँ की चल रही है वो, और मम्मी के जब मेरा बर्थ हुआ तो मम्मी हार्डली 19 और 20 को टच करने वाली थी, ऐसा उनकी इतनी कम एज थी। उसमें इतना उनका ब्लड प्रेशर रेज हो गया। क्या मम्मी का ब्लड प्रेशर था? नहीं, वो मेरे अंदर का जो टेंशन था, अरे बाप रे, पेट के अंदर ही इतना टेंशन हो रहा है, बाहर तो पता नहीं मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो जो मेरे अंदर का टेंशन है वो माँ के ब्लड प्रेशर में दिख रहा है। इतना ब्लड प्रेशर की मम्मी ऐसे गिरने वाली थी। और सिर्फ यही नहीं, जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड था वो मेरे सर पर था। और ज्यादा होता, मम्मी को अगर अपने आप को मारने की इच्छा होती तो ये गले तक होता। हम लोग कई बार बोलते ना गले में नाल फंस गया, ये ऐसे कुछ फंसता नहीं है, ये सब कुछ इमोशन का होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम अगर माए, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें देखते हैं माओ ने अपने ऊपर काम नहीं किया होता है, बस ये जल्दबाजी में होती है कि मुझे बच्चा करना है, अपने इमोशन पर काम नहीं किया, अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि जो डर है, जैसे मुझे पता है कि माँ का जो डर था, नहीं बेटा नहीं, बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, वो मेरे अंदर इतना स्ट्रांग था कि मेरा जो सेकंड डिलीवरी होना था उसमें मैं ऐसा, मुझे किसी ने ऐसे कुछ बोल दिया तो मैं ऐसे कांप रही थी, पता नहीं बेटी मेरे से संभाली नहीं जाएगी, मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे अंदर इतना कुछ था। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो गर्भ में शिशु आया वो बहुत समझदार निकला। उसने आते ही, मतलब मेरे 6 मंथ्स में ही मैं मेडिटेशन वगैरह में आ गई। तो उसमें काफी समझ मुझे अंदर से आने लगी, मेरे डर जो थे वो ठीक होने लगे। नहीं तो मैं पता नहीं क्या ही होती। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे सेकंड चाइल्ड के लिए कि वो मुझे मेडिटेशन और उस सब में सामने खड़ा है, ऐसे स्टाइल मार रहा है, तो वो मुझे ये लेकर आया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो उसके पहले इमोशंस में मैं इतनी दबी होती थी। तो जब मैं ध्यान करने लगी तब मेरे अंदर से वो जो डर थे वो सारे, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जो मेडिटेशन से जो हीलिंग मेरे अंदर आने लगी उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स ने काफी, मेरे फर्स्ट चाइल्ड के बाद मेरे जो जो पेट का मसल होता है वो एकदम खत्म हो गया था। तो डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोला था कि आपका जो सेकंड चाइल्ड होगा उसको बहुत दिक्कत आएगी। तो लिटरली हुआ भी, पर उसके पहले जो जो दिक्कतें थी वो ऐसा था कि मैं अपने बेबी से बात कर रही थी, और बहुत कुछ कम्युनिकेशन करने की वजह से, जैसे टेस्ट होने हैं, मैंने पहले ऐसा हालत था कि अगर मैं सुबह नहीं खाऊं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और एक कुछ वो शुगर का टेस्ट होता है, उसमें आपको पता है सुबह से काफी देर तक वो चलता रहता है। और मैंने कहा बाप रे ऐसे कैसे करूंगा, और उसके दिन कोई घर में गेस्ट आने वाले हैं और मुझे कुछ खाना पकाना है, तो छोले बनेंगे घर में। तो मैं छोले भिगोने जब जा रही हूँ तो इतनी ज्यादा जोर से ऐसा आया, तो मैं एकदम दोहरी से हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वही किचन में बैठ गई और अपने वो मैंने हाथ अपने एब्डोमेन में रखा और बहुत प्यार से अपने बेबी को बोला कि हम लोग कर सकते हैं, कल हम लोग खूब मजे से देखो चने खाएंगे, छोले खाएंगे, खूब इसको ऐसे करेंगे हम लोग मिलकर, है हम लोग कर लेंगे, वी कैन डू इट इट। आप विश्वास करो, जब वो मेरे अंदर का जो फियर था कि इतनी देर कैसे नहीं खाऊंगी एंड ऑल, क्या हो जाएगा, उससे वो बच्चे को भी टेंशन हो रहा था। पर जब मैं काम डाउन हो गई और मैंने उसको बोला तो उसकी भी एनर्जी में, उसमें भी फर्क आया और मैं बड़े मजे से मैंने कवर किया। बाद में सोचती रही, मैं दूसरे दिन में तो सुबह 8 बजे मैंने नहीं खाया तो मेरे को टेंशन हो जाता था, मतलब कैसा तो होता था। पर यहाँ पर मैं बड़े मजे से 12 बजे तक, वो क्या होता, थोड़ा ग्लूकोज बीच में पिला देते हैं ऑल वो, लेकिन आई वॉज जस्ट लाइक डूइंग गुड। तो मेरे इमोशन पर जब मैंने काम किया तो तुरंत बच्चे पर भी बहुत सुंदर इसमें डिफरेंस आ गया। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। तो हम लोग इस बात को देखें। तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें जो हैं तरंगे, सबसे पहले हम समझे ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है क्या। ब्रह्मांड का हर चीज की ऊर्जा है और सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, अलग अलग तरंगों में कांप रहे होते हैं, अपनी वाइब्रेशन में सभी एनर्जी में फड़फड़ा रहे होते हैं सभी की। वो फड़फड़ाहट दिखती है नहीं दिखती वो अलग बात है, लेकिन हर चीज में एक कंपन होता है।
हर व्यक्ति की अपनी एक कंपन होती है। लाइट की, प्रकाश की सबसे उन्नत कंपन होती है, पानी का उसके बाद माना जाता है। जितनी ऊंची आपकी, जितनी उन्नत आपकी कंपन, उतनी आप लाइट वाइब्रेशन के पास में हो। जैसे हम देखते हैं जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, उनके हम कैसे देखते हैं ना, प्रकाश का उनका कैसे हेलो दिखता है। तो वो जितनी ज्यादा उनके हायर कंपन, उतनी ज्यादा वो अपने लाइट बॉडी के पास। हमारे सेल में, उनमें वाइब्रेशन है। हमारी जो सोच है उसकी अपनी वाइब्रेशन है। जो फीलिंग आपकी है उसकी वाइब्रेशन है। जो काम आप कर रहे हो उसकी वाइब्रेशन है। हर चीज अपनी एक खास तरीके की फ्रीक्वेंसी में, अपनी तरंग में वो तरंगित हो रही है। चाहे वो आपको भौतिक रूप में दिखता है, हमारी सोच है, हमारी महसूस करने की हर चीज जैसे मूव कर रही है और एक खास तरीके से एक फ्रीक्वेंसी निकाल रही है। जब आप एक उन्नत फ्रीक्वेंसी में, हायर फ्रीक्वेंसी, जैसे लव है, जॉय है, प्यार, खुशी और एकदम जो समृद्धि की चेतना है, उसमें अगर आप हो, तब आप वैसी चीजों को अपने जीवन में बुला रहे होते हो जो उस फ्रीक्वेंसी को मदद करती है। जैसे आप रेडियो स्टेशन को कैसे ट्यून इन करते हो ना, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी को आप सेट करते हो तो वो फ्रीक्वेंसी लग जाती है। तो जैसी वाली है वैसा वाला आपको वो स्टेशन लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो आप चाहते हो वैसी फ्रीक्वेंसी में आप अपने आप को ट्यून इन कर सकते हो। जब आप अपनी मन की सोच को बदलोगे, आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपकी वाइब्रेशन आपके बच्चे को, जो बच्चा है या आपके घर में जो शिशु है, उसको कैसे प्रभावित करता है। जो कुछ भी आपके वातावरण में, चाहे फिजिकल मैटर है, आपकी सोच है, फीलिंग है, वो सबके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। तो बेबी जो है वो सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं सुन रहा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है। आप मुंह में बहुत कुछ बोल सकते हो और अंदर अंदर टेंशन ले रहे हो मान लो, तो आपका बेबी वो सारा वाइब्रेशन ले रहा है। सिर्फ आप मत सोचिए कि आपके गर्भ में, इनफैक्ट जो बाहर बच्चे हैं वो भी आपकी वाइब्रेशन को लेते हैं। अगर आप एक कृतज्ञता के भाव में हो, प्रेम में हो, प्रेयर कर रहे हो, प्यार में हो, ये बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज होता है। तो आप अपने आप को पूछ सकते हैं कि मेरे बच्चे ने कौन सी भावना महसूस की। आप मत सोचें कि अगर आप गर्भावस्था में हैं तो ही ये मायने रखता है, ऐसा नहीं है। कितनी ही बार ऐसा देखा गया है कि माँ मुंह से तो नहीं चिल्ला रही है, पर माँ के वाइब्रेशन वैसे निकल रहे हैं। बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। आप खुद कैच करते हो, हम सब कैच करते हैं। आप जैसे कहीं जाते हो, मान लो वहां झगड़ा होके हटा है, अभी आपके सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा, आप उसको कैच करते हो ना। अब अरे माहौल गरमाया हुआ है, आप बोलते हो ना, कैसे पता लग रहा है? वाइब्रेशन है, वहां की तरंगे हैं, वहां की तरंगे ऐसे। फिर आप बोलते हो नहीं, यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकना भाई, ठीक नहीं है, भागो यहाँ से। बड़े अगर लोग ऐसे सोच सकते हैं तो बच्चे तो पूरा बहुत जल्दी उसको फील करते हैं। मैं कितनी सारे केसेस में वो देख रही होती हूँ कि जो कितने ही मेरे पास जो केसेस हैं उसमें जो बच्चा है उसके साथ एक केस में बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, पर बच्चे के लिए शांति, परिवार का प्यार वो इतना मायने रखता है कि उसको ये डर लगता है कि अगर मैंने अपने अब्यूज के बारे में बोल दिया तो रहा सहा जो लोग जो मेरे जीवन में है वो भी चले जाएंगे। तो उसको पैर आ रहे हैं, उसको परेशानी हो रही है, बट वो फिर भी नहीं 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 नहीं, मेरे शायद कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे घर की शांति, मेरे घर के सब लोग साथ में रहे, कितनी खुशी की बात है ना कि सब साथ में है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्मोइल एक बच्चे के लिए हो जाता है। और वो बच्चा जो है वो अभी 12वीं के बाद आगे का उसको पढ़ाई करना है, पर इतना टेंशन है कि वो आगे पढ़ नहीं सकती। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करो। तब जाके जब काम किया तो बहुत 3-4 सेशंस लगे, तब जाके, क्योंकि इनिशियली बस उसको ये है कि मेरे परिवार मेरे साथ में रहे। बाद में जाके जब वो धीरे धीरे उसके अंदर वो शांति आई, तब जाके उसने रियलाइज किया कि हाँ उसके साथ अब्यूज हुआ था। पर कैसे प्रोजेक्शन हो रहा है, ये बहुत डीप साइंस है। बट फ्रीक्वेंसीज मैटर करती हैं। आप मुंह से बहुत सारा ज्ञान दे रहे हो, देखो बच्चे तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर आपके अंदर वैसा नहीं है। आप बोल रहे हो बच्चे को ध्यान करो, ध्यान करने से सही होता है। आप देखते हो आजकल के बच्चे तो स्पेशली, आप में तो कोई फर्क नहीं है, आपको तो वैसे ही गुस्सा आता है, आप तो वैसे ही चीख लेते हो, तो हम क्यों कर रहे हो, क्या फायदा? दैट मीन्स आपके वाइब्रेशन में फर्क नहीं आया तो बच्चा मानेगा नहीं। पर अगर आपके वाइब्रेशन में फर्क आया, बहुत जगह मैं देखती हूँ, मम्मी को देखकर मैं आई, मम्मी में इतना फर्क आ गया, मम्मी इतनी शांत हो गई, मम्मी के अंदर पहले वो ऐसा करती थी अभी नहीं करती हैं। तो
खुद इंस्पायर होकर वो आ गए। तो इसीलिए आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। मेरी क्या वाइब्रेशन है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। देन एक और नियम है लॉ ऑफ रिदम। रिदम क्या है? लय, ताल। तो लय कैसा है? देखिए ये चीज बहुत सुंदर है। हर चीज का, जैसे अभी हमने जाना वाइब्रेट करता है, तो ऐसा मत सोचे कि वाइब्रेशन जो है वो हमेशा ऊंचा 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 ही रहेगा। हर चीज का आप जैसे दिख रहे हो ना, कैसे एक फ्लो है। कभी कोई चीज जो है वो ऊंची पे जा रही, कभी नीचे जा रही। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम बस ऊंचे ऊंचे ही रहे। ऊंचे ऊंचे रहेंगे तो लाइन हो जाएगा ना, अप डाउन तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सपैंड होते हैं, फिर कंट्रैक्ट होते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं। इस तरह से हम नएपन में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नियम है। लेकिन हम लोग को ये नियम समझना पड़ेगा। तो हर चीज जो है, नेचुरल साइकिल जो है पेंडुलम की तरह, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, तो उसको भी हम समझे। तो जैसे सीजन है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, हर चीज का बदलाव आ रहा है, उसको हम ले। तो जीवन जो है वो फ्लो है। जब आप उस रिदम में, जो कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, आप उसके साथ बिना लड़े एक शांति के साथ उसके साथ आगे बढ़ पाते हो, तब आप और बेटर कर पाते हो। तो यही बात आपकी प्रेगनेंसी के साथ भी जाता है, आपकी रोजमर्रा के जीवन में भी जाता है कि हर ट्राइमेस्टर में आपके शरीर, हो सकता है किसी का पहले ट्राइमेस्टर बहुत परेशानी वाला रहा हो, उसके बाद शांति आ गई हो। किसी के शुरू में बहुत सुंदर है, बाद में झंझट हो रहा है। तो सबका अलग है। सबकी मॉर्निंग सिकनेस किसी के हो सकती है, मूड हो सकते हैं चेंज, बॉडी शरीर बदलता रहता है, दर्द आना, लाइफ में बदलाव आ जाता है। तो नेचर क्या बोलता है कि जो बदलाव आ रहा है उसके साथ लड़ाई मत करो, उसके साथ डांस करो, उसके साथ मजे लो। जब आप ऐसा करते हो तो आप जैसे उसी लय में आते हो। अब इसी में एक बहुत सुंदर सा शब्द है, लय को हम एक और वर्ड देते हैं, सुर। तो देखिए कितना सुंदर है यूनिवर्स का नियम, सुर और असुर, है ना। जो सुर में है यानी जो लय में है, जो ताल में है, वो सुर है यानी देवता। और अगर आप उस सुर में नहीं हो, आप उसके साथ झगड़ा कर रहे हो, तो आप असुर बन जाते हो। और असुर बन के, राक्षस बन के आप खुद ही अपना लाइफ का बैंड बजा देते हो, है ना। तो हमारा ये सारी सीन बनती है। तो ये सारी चीज जो लॉ ऑफ रिदम है उसको हम समझें। फिर हमारा पांचवा नियम आता है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है? जब हम कोई भी देखते हैं, हमेशा ये रिलेटिविटी का नियम हमारे आइंस्टाइन का है कि वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेकर वो करते हैं। तो यानी हमारा क्या है, हमारे अंदर एक सेट दृष्टिकोण होती है, ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति है, वो यहाँ से जब देख रहा है तो चीजें एक तरह से दिख रही हैं, जबकि दूसरे तरफ से जो देख रहा है वो एक दूसरे तरह से देख रहा है, देख पा रहा है। तो कहाँ से देख रहा है उसके अनुसार चीजें उसे दिखने वाली। तो हर चीज जो है रिलेटिव, रिलेटिव यानी किसके परिप्रेक्ष्य में, एक के रेफरेंस में। इसीलिए हर एक की बातों को बिना जजमेंट के, कि तुम सही हो मैं सही हूँ, इस सब के बगैर हम शांति से देखें। हर चैलेंज जो भी आपके जीवन में आ रहा है वो एक परीक्षा की तरह है कि भैया हाँ ठीक है, ये मुझे नए तरह से देखने में कैसे मदद कर रहा है। तो अभी इसी में ही मैं आपको बताऊंगी कि हर घर में होता है टेंट एंड सबका चालू रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं पहले चंडीगढ़ में थी, अच्छा खासा मेरा पूरा सेटअप था, मैं अपना रेगुलर मतलब सेशंस ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, बड़ा अच्छा पूरा काफी बड़ा वहाँ था। वहां से जब मुंबई आई तो मुंबई एक तो इतना छोटा सा मुझे बड़ा अजीब सा लगे। वैसे तो मैं 2013 को ही आ गई थी, तो तब भी मेरे लिए वो बहुत था। और यहाँ आने के बाद मेरे पति देव का जो अब तक हमने मुंबई में अपना चला रहे थे, अब इनका अपना था, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना। तो मैं एक दिन झल्ला गई, मैं रोने लगी जोर से, अलग से बैठ के रो रही, उनके सामने नहीं रही। रोते रोते मैं बोल रही हूँ मैं इतने दिनों से ध्यान कर रही हूँ, इतना कुछ मैंने अपने ऊपर किया, अभी भी मुझे क्या नहीं समझ आ रहा। तो क्या नहीं समझ आ रहा है? तो वो समझ नहीं आ रहा था हमारा सोल कंट्रैक्ट। तो उस दिन मैं जब मतलब रोते रोते मुझे क्या नहीं समझ आ रहा है, मुझे समझना है, ऐसे करके मैं जब सो गई तो बड़ा सुंदर सा एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में देखा कि एक लड़की है छोटी, मतलब बहुत प्यारी सी, उसने एकदम सुंदर सा एक बड़ा लंबा लहराता हुआ उसने ड्रेस पहना हुआ है। और एक जैसे एक जगह है उसमें एक बीच में एक गोल सा बना है, और वो जाके अपना वो ड्रेस उठा के, जैसे कहते हैं ना, बड़ी स्टाइल मार के बैठती है, और बड़े ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो लड़की देख रही है। जो जहाँ रखा हुआ है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, देखिए कैसे समझाते हैं। तो वो जो गोल बना हुआ है वो पत्थर का एक गोला सा बना हुआ है, उसमें सामने जो है वो सफेद, एकदम सफेद, झक सफेद, जो अंदर का जो जो उन पत्थरों को जोड़ने वाली चीजें हैं वो सामने सफेद है, पीछे थोड़ा ब्राउन होता जा रहा है, एकदम पीछे बिल्कुल ब्लैक टारकोल होता है, वैसी टाइप की चीज।
और वो लड़की जो है वो पूरा वो अपना घाघरा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो उसको ऐसे बिखेर देती, कुछ नहीं दिख रहा है, और बड़े स्टाइल मार के जो सफेद वाला सुंदर वाला है वहां पर ऐसे करके वो बैठी है। और सामने से एक लड़का, वो भी छोटा सा है, वो भी आ रहा है, और उसने टोपी भी कैसे सी पहन रखी है, बट कैसे झल्ला, हम लोग ने उधर पंजाबी में झल्ला बोलते हैं, मतलब जो अपने में मस्त है, उसको कुछ ठीक नहीं है, ड्रेस भी इतना कुछ ठीक नहीं है, वो आ रहा है। और वो लड़की उसको देखे करके थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, और लड़का कहता है अच्छा ऐसा है क्या, बोल के वो पीछे जाता है जहाँ पे लड़की बैठी है, और जहाँ पे वो तारकोल वाला है जगह, वहां से उसका तारकोल निकाल के ऐसे ऐसे उसको ऊपर डालने लगता है। लड़की करके उठ के खड़ी हो जाती है, क्या कर रहे हो बोल के बहुत जोर से झल्लाती है। तो सपने में ही मैं जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से हंसी कि मेरी नींद खुल गई। मैंने फिर सोचा क्या था ये, एकदम क्लियर हो गया कि वो लड़की मैं हूँ। तो मैं अपने अंदर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको मैं सामने ला रही हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है उनका क्या काम है, मेरे ही अंदर की जो ब्लैक पार्ट है, जो मेरे अंदर की चीजें हैं, उनको मेरे ऊपर उछालना, जिससे कि मैं उन पर काम कर सकूं। ये बात को मैं भूल गई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसे सोच रही थी क्या है ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको कब समझ आएगा। तो जैसे मुस्कुराते हुए एकदम, जैसे मेरे बहुत शांति भरी मेरे ध्यान की जगह में से जैसे आवाज आई, उसका रोल ही यही है, तुम जब तक चिढ़ती रहोगी तब तक उसका काम ही है तुम्हारे अंदर जो जो भी थोड़ी भी सी भी चिढ़ है, उस चिढ़ को खोद खोद के निकालना। तो ये बात जो है ये हमें समझना है, कौन सी चीज जो है वो मेरे अंदर हो रहा है जो लय में नहीं है, सॉरी रिलेटिविटी, उनके नजर से क्या है, मेरी नजर से क्या है, मेरे हिसाब से क्या है, ऐसा होना चाहिए, उनके नजर से दूसरा है। तो कौन सी बात है उसको हम लोग उस हिसाब से देखें। तो ये क्या है, बस ये समझे कि हर कुछ दृष्टिकोण है, हर कंपैरिजन एक दृष्टिकोण का ही अंतर है, इसीलिए कंपेयर ना करें। कभी भी कोई भी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती, जैसे मेरी पहली थी और दूसरे में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। पहले में मैंने इतनी बिंदास में रही थी, मैं मुझे पता है खूब मजे किए थे मैंने, खूब हंसती रहती थी, हरकतें करती रहती थी। दूसरे वाले में मेरा शरीर का सिचुएशन ही अलग था, लेकिन दूसरे में मेरा ग्रोथ बहुत हुआ। तो इसीलिए हम सेम नहीं है, और ना ही हर बच्चा एक ही जैसा बड़ा होता है। किसी के साथ किसी की तुलना ना करें, दो बच्चों में या जितने भी बच्चे हैं उनमें कभी भी तुलना ना करें, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। जब भी आप कंपेयर करते हो, हर बच्चे में जो उसका जिस काम के लिए वो आया है वो ना करके उसके अंदर स्ट्रेस होता है। जब आप स्वीकार लेते हो तब शांति आती है, और जब आप पूछते हो मैं ही क्यों, उसकी जगह आप पूछें मुझे ये चीज क्या सिखा रही है। देखिए है ना, दृष्टिकोण का ही नियम, अलग अलग दृष्टिकोण। तो कौन क्यों है इसके झगड़ने के बजाय हम उसे देखें। देन पोलैरिटी, विपरीत, सब चीजें जैसे एक ऑपोजिट में आती हैं। अब आप देखें यहाँ पर, जैसे एक कहते हैं ना ऑपोजिट, सब चीजें जैसे ऑपोजिट लगती हैं। जैसे लाइट है, आपको कैसे पता लगे कोई चीज प्रकाश में, अगर आपके पास सिर्फ जीवन में लाइट ही लाइट है तो आपको कैसे पता चलेगा डार्क क्या होता है। तो जब स्ट्रगल आता है तब आपको पता लगता है हाँ यार वो समय तो बड़ा अच्छा था ना, नहीं तो अच्छे को भी हम कहते हैं हाँ ऐसा ही होता है, हम ऐसे मानने लगते हैं। पेन और जॉय दोनों साथ साथ हैं। इसी तरह से डर जहाँ है वहां साहस भी है, और हर जो खिंचाव हो रहा है वो आगे आपके बर्थ के लिए भी आगे दे रहा है, और हर चैलेंज जो है वो एक नया ब्लेसिंग की तरह गाइडेंस के लिए है। तो अगर हम सिर्फ एक हिस्सा देखें कि भैया वो आधा ग्लास फुल है बस उतना देखें, या सिर्फ डार्क को देखें, तो उस डार्कनेस में भी जो छोटा सा लाइट है उसे आप देख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट आता है इंस्पायर्ड एक्शन। वैसे तो लॉ ऑफ एक्शन है, बट मैं इसको इंस्पायर्ड एक्शन बोलना चाहती हूँ। इंस्पायर्ड यानी आप क्या चाह रहे हो उसके अनुसार आपने जो काम किया। तो ये वाला जो चित्र है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जो चाह रहे हो, आपका जो अंदर का जो मैग्नेटिक निडल है, आपको आप जो चाह रहे हो उस तरफ आपको लेके जाता है। तो जो आप चाह रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसमें आपको अपना भौतिक भी और आपके मन का भी चीज जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आप इच्छा चाह रहे, जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना पड़ेगा आपको। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिस डायरेक्शन में है उसको अंदर से, अंदर के इम्पल्स के साथ हमें जोड़ना है। जैसे मैंने अपने बेबी के लिए बताया कि मैंने बच्चे को बोला कि हम लोग मिलकर करेंगे ना। तो जब हम ऐसा करते हैं फिजिकली, जब मैंने इसको ऐसे किया तो मैनिफेस्ट एंड एक्शन की जरूरत पड़ी। सिर्फ हेल्दी बेबी ही नहीं, हमें ढंग से खाना खाना, ढंग से सोना, ध्यान करना,
एक्सरसाइज करना, अपने जो साथ में आपके जो पार्टनर है उसके साथ बहुत प्रेम से रहना, परिवार में प्रेम से रहना, पॉजिटिव बात करना, हर छोटी से छोटी एक्शन जो है वो आपके बेबी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसकी सोच को बना रहा है, उसके अंदर की समझ को बना रहा है। फिर आता है लॉ ऑफ कॉज एंड एक्शन। आप कॉज एंड इफेक्ट, आप जो करोगे उसी के अनुसार आपका इफेक्ट आने वाला है। ये आप देख रहे हो ना, जैसे जो आप डाल रहे हो वही जैसे चारों तरफ एक रिपल के तरह एक ऊर्जा का पूरा बहाव फैल रहा है, वैसा बनता है। इसको हम कर्म का नियम भी कहते हैं। जो भी आप करोगे उसका एक रिएक्शन होता है। जो भी आप दुनिया में दोगे, सुंदर दोगे, अच्छा दोगे, वो आपके पास घूम कर आएगा। ये नियम बताता है कंसिक्वेंस, यानी आप जो करोगे उसका जो फल है वो आपके सामने आने वाला है। जो आज आपके आपकी आदतें हैं वो आपका और आपके बच्चे के हेल्थ में फर्क पड़ेगा। आपके उसमें आपकी सोच है, आपके इमोशन है, आपका खाना है, आपके रिलेशनशिप है, आपका बच्चा, वो सब का रिजल्ट होकर सामने आने वाला है। इसीलिए आपको इन सब का ध्यान रखना है। और इसीलिए कॉन्शियस पेरेंटिंग, सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ अगर आप बढ़ते हो तो वैसा ही एक सुंदर कॉन्शियस लिविंग की ओर, एक जिम्मेदारन वाली जीवन बच्चे के जीवन में आप लेकर आते हो। फिर आता है 9वां नियम, जो बहुत ही सुंदर है, एकत्व का, डिवाइन वननेस का। तो ये क्या बताता है, हर कुछ चीज जो है वो जुड़ी हुई है, सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। हर सोच, हर एक्शन, हर इवेंट, उसके पीछे एक ही दिव्य चेतना है, जिसको हम कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, एक है सब हम। तो जब हम लोग सब इस बात को जान दें कि सब कुछ जुड़े हुए हैं, तो अलगाव जो है वो क्या है, एक भ्रम मात्र है। तो बच्चा जो है वो माँ से अलग नहीं है। बच्चे, माता पिता, बच्चा, प्रकृति, ब्रह्मांड, भगवान, सब कनेक्टेड है। जब माएँ शांत हो जाती हैं तो परिवार भी शांत हो जाता है। सब कनेक्शन है, कैसे हो रहा है। और जब परिवार शांत होता है तो क्या होगा, जो आपका समाज है वो शांत होगा। और इसीलिए आपके जो गर्भ है उसमें अगर आप शांति लेकर आते हो तो पूरे ब्रह्मांड में भी शांति फैलती है। 9वें नियम के बाद 10वां नियम है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ये क्या है, आप जो कर रहे हो उसका रेगुलर, उसका इफेक्ट आगे क्रिएट हो रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यही चीज चल रही है। देखिए, ये ब्रह्मांड में चल रहा है और यथा पिंडे सेल में चल रहा है, वही सेम चीज। तो क्या होता है कि जो यूनिवर्स में चल रहा है वही आपकी जो बाहरी एक्सटर्नल रियलिटी, वो आपकी इंटरनल, और जो अंदर है वो बाहर। जो आपके अंदर चल रहा है वही आपके बाहर दिखता है। तो एज विद इन सो विदाउट, इसी तरह से कहते हैं सो जो एज अबव सो बिलो, जो ऊपर है वही अंदर। तो क्या है, जो बड़े जगत में है वही हमारे छोटे में आ रहा है, जो छोटे में है वो बड़े में दिख रहा है। तो इसीलिए अपने अंदर की एटमॉस्फेयर को आप सुंदर करें। तो जो माँ के अंदर चल रहा है, उसके जो विश्वास हैं, उसके जो रवैये हैं, उसके जो डर है, उसकी जो शक्ति है, ये सारा का सारा बेबी के अंदर जैसे बीजारोपण की तरह होता है, और वही सेम चीज उसमें भी बाहर आती है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इसी तरह से 11वां है लॉ ऑफ कंपनसेशन, यानी जो कुछ भी आप कर रहे हो वो जैसे इक्वली आपको कंपनसेट कर रहा है, वही बराबर आपको मिलता है। जो भी आपने चेष्टा की, आपने जो काम किया, जो भी आपने सेवा दी, कंट्रीब्यूशन, उसको हमेशा उसके बराबर में आपको उसका प्रतिफल मिलता है। भले आपके हिसाब से कुछ भी हो, पर हमेशा इसका ऐसा रहता है, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो ये सिर्फ आप मत सोचना इस जन्म का, हमेशा बड़े ही स्केल में देखना होता है। ये जैसे इसका नियम कहते हैं कि जब आप जो आपने बोया उसी को आप हार्वेस्ट की तरह निकाल रहे हो, और जो एक्शन आप दे रहे हो उसका इक्वल रिवॉर्ड मिल रहा है या रिटर्न मिल रहा है। तो जितना आप खुद को हील करोगे, जितना आप खुद पर काम करोगे, और आपके अंदर का इनर चाइल्ड, आपके अंदर की जो स्थिति है वो सुधरती जाएगी, उतना आपके बच्चे में, आपके परिवार में, आपके आसपास वो नजर आने वाला है। 12वां नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो जैसा ये इसका क्या नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी जो चीजें हैं, जैसा आपके वाइब्रेशन में हो रहा है, बिल्कुल ऐसी चीजें ही आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो इसमें क्या होता है कि जो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप बाहर में तो बड़े बड़े अफर्मेशंस बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर अरे ऐसा हो जाएगा, तो आपके अंदर जो डर बैठा है, तो क्या होगा, बाहर में वैसी से ही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। आप भले बोलोगे पर मैंने तो ये अफर्मेशन बोला था,
लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है वही बाहर दिखने वाला है। तो इसीलिए ये रेजोनेंस, जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट हो रहे हो वही चीज सामने आने वाला है। इसीलिए ये क्या होता है, कैसे एक ब्रिज आप देख रहे हो ना, कैसे इन दोनों के बीच में कैसे ब्रिज बन गया है, तो ये कनेक्शन बन जाता है। इसीलिए हमेशा, और बच्चों के अंदर भी जो पेरेंट है, कितनी ही मेरे केसेस में मैंने ये देखा है कि जो पेरेंट के जीवन में जो उन्होंने नहीं सॉर्ट आउट किया, जो उनके परेशानियां रही, वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो रहा है। और बच्चे, जबकि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो भाई मैंने जो झेला झेल लिया, बच्चे में नहीं जाना चाहिए। आपने अगर उसे सॉर्ट कर दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो बच्चे में जाने ही वाला है। तो ये सारी चीजों को अगर हम समझें और एक रेगुलर एक प्रैक्टिस करें, एक डिवाइन होमवर्क की तरह, हर बार सोने से पहले अपने आप को पूछें कि क्या मैंने, जो मेरे अंदर चल रहा है, क्या मैंने उस पर विश्वास किया, क्या जो मेरे अंदर नेगेटिव बातें चल रही थी क्या उसे मैंने परिवर्तित किया, मैंने आज किस तरह की तरंग तैयार की, क्या मैंने अपने जीवन के सुर को, जो ताल है, उसे स्वीकार किया, क्या मैंने तुलना करना बंद किया, क्या मैं, जो भी मेरे लाइफ में चैलेंज है, उस चैलेंज में मैंने कोई अच्छी चीज देख पाई। मैंने आज कौन सा कॉन्शियस एक्शन, कौन सा समझ बूझ कर मैंने काम किया, कौन सा बीज मैंने आज बोया, और क्या मैं अपने बच्चे के साथ वो एकत्व, वो परिवार, वो डिवाइन जो वननेस है उसे मैंने लिया। यूनिवर्स के साथ हमें जुड़ना है। ये 12 जो नियम है, ये बाहर से कंट्रोल करने के लिए नहीं है, एक अलाइनमेंट, एक ताल, एक लय में आने के लिए है। तो जब हम अंदर की स्थिति इस ब्रह्मांड के इन नियमों के साथ जोड़ लेते हैं, तब हमारा जो लाइफ का पर्पस है, शांति है, और जो हमारे अंदर की क्षमता है, उसको हम बहुत सुंदरता से ले आएंगे। और ये जो गर्व है, ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ब्रह्मांड का जो नियम है उसके साथ खुद को एक ब्यूटीफुल बैलेंस में लाने के लिए है। जब माता पिता इसके हिसाब से जीते हैं तो एक सुंदर बच्चा ही नहीं, बल्कि एक जागरूक, एक सुंदर दिव्य पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो ये एक सुंदर सा 12 जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उसके अनुसार, अनुरूप मैंने एक प्रेजेंटेशन दी। सो थैंक यू। थैंक यू, लव यू, ब्लेस एवरीवन।